लेट ही होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे एग्रेनुलोसाइट्स के बारे में। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था WBC के बारे में, प्लेटलेट के बारे में, प्लेटलेट के टेस्ट के बारे में। कल हम लोगों ने क्या किया था, डिस्कस किया था। अब हम देखते हैं कि WBC का जो रिमेनिंग पार्ट था एग्रेनुलोसाइट, कौन सा रिमेनिंग पार्ट है, एग्रेनुलोसाइट। एग्रेनुलोसाइट का मतलब क्या है कि जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, जिसमें साइटोप्लाज्मिक वेसिकल नहीं होगा। अब क्या है, अब इसमें साइटोप्लाज्मिक वेसिकल नहीं होगा तो हमेशा एक चीज याद रखना, इन एग्रेनुलोसाइट्स में अगर आप लोग कोई डाई वगैरह इंजेक्ट करते हो तो वो डाई जो होगी इसमें जब इंजेक्ट करोगे तो ये उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। जैसे ये इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो आप लोग इसमें कोई स्पेसिफिक कलर कंपोनेंट आप लोग देख नहीं सकते। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि एग्रेनुलोसाइट्स में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है मोनोसाइट, मोनोसाइट, और दूसरा होता है लिम्फोसाइट। दूसरा क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, लिम्फोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। जो मोनोसाइट है ये कितना होता है, 2 to 8% ऑफ टोटल आरबीसी। जितनी भी हमारे पास आरबीसीज हैं उनका क्या होता है, ये 2 to 8% होता है। ये याद रखना। इसकी शेप कैसी होती है याद रखना, इसकी शेप होती है किडनी शेप, यू शेप, किडनी शेप, यू शेप, या फिर हॉर्स शेप। हॉर्स का मतलब क्या है कि उसका शू, जो घोड़े के पैर के नीचे, जो घोड़े की नाल बोली जाती है, जो यू शेप की जो उसके नीचे लगाई जाती है, पैर के नीचे जो उसको हम लगाते हैं, वो किस तरह की होती है, समथिंग वो इस तरह की मानी जाती है। ठीक है, किस तरह की मानी जाती है, इस तरह की। अगर आप लोग इसको घुमा के देखते हो तो एक किडनी की तरह दिखती है ऐसे। ठीक है, और वापस अगर इसको आप लोग क्या करते हो, ऐसे इसको मोड़ के देखते हो, मतलब अब ये खड़ी है किडनी, अगर इसको लेटा के देखते हो तो कैसी शेप दिखेगी आप लोगों को, कुछ ऐसी शेप दिखती है, जो घोड़े की जो पैर के नीचे जो हम लोग लगाते हैं उसके जैसा शेप जिसका है इस मोनोसाइट का होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें मोनोसाइट का, तो इसके पास जो न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस है ये कैसी होती है, बाई लोब्यूलर। कैसी होती है, बाई लोब्यूलर। मतलब कितने लोब होंगे, 2 लोब। 2 लोब। मान लो अगर ये इसकी शेप थी तो अगर इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, एक लोब इस तरफ होगा और दूसरा लोब दूसरी तरफ होगा। ठीक है, दूसरी हम बात करते हैं लिम्फोसाइट्स की। ये कितने होते हैं, 20 to 28% ऑफ टोटल WBC। टोटल WBC का कितना परसेंट होता है, 20 से 28% होता है। अगर हम लोग शेप की बात करें कि शेप कैसी है इसकी, राउंड या फिर ओवल शेप होती है, राउंड या फिर ओवल शेप होगी। अगर इसमें हम न्यूक्लियस की बात करें कि इसमें कैसा न्यूक्लियस होता है लिम्फोसाइट में, वो कैसा होता है, मल्टी लोब्यूलर। मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा क्या हो, लोब आप लोगों को दिखाई देते हों, बहुत सारे, या फिर मल्टीपल लोब कैन बी सीन, मल्टीपल लोब कैन बी सीन। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि इनके फंक्शंस क्या क्या होंगे। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनके फंक्शन क्या होते हैं। देखना, मोनोसाइट का, इसके हम फंक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले याद रखना कि ये सेल्स जो मोनोसाइट्स हैं ये ग्रेनुलोसाइट की तरह ही काम करती है। और ऐसी कौन सी ग्रेनुलोसाइट सेल है जो ये मोनोसाइट उसकी तरह ही क्या करेगी, काम करेगी। तो वो होती है सबसे पहले सेम एज
function of neutrophil, same as function of neutrophil. दूसरा क्या लिख सकते हो, इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ या इंक्रीज मैक्रोफेजिक एक्टिविटी, इंक्रीज मैक्रोफेजिक एक्टिविटी। दूसरा आप लोग क्या बोल सकते हो, इट इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म। फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म मतलब क्या होगा, जो सबसे पहले काम करेंगी मोनोसाइट्स काम कर सकती हैं, और इसके साथ में और क्या काम करती हैं, हमारी मोनोसाइट्स। इनका नंबर मैक्सिमम, अगर हम इनके नंबर की टोटल अगर हम बात करते हैं तो जो अगर एक नॉर्मल लिमिट तक बात करें तो कितना हो सकता है, मैक्सिमम 8% हो सकता है। लेकिन इनको होता क्या है, अगर ये 20% से ज़्यादा हो जाएं तब हम क्या बोल सकते हैं, हमारी बॉडी में कौन सा इन्फेक्शन हो गया है, हुकवॉर्म या पैरासाइट का इन्फेक्शन हमें माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लिम्फोसाइट्स के बारे में। ध्यान से देना, लिम्फोसाइट्स के बारे में फंक्शन पहले हम देखते हैं। मोनोसाइट का फंक्शन कैसा हुआ, न्यूट्रोफिल की तरह काम किया, मैक्रोफेजिक एक्टिविटी को क्या किया, इसने रेगुलेट किया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कैसा है ये फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म है। अगर आप लोगों को कहीं पर ऐसा कुछ दिखाई दे, अगर आप लोगों को ऐसा कुछ दिखाई दे, क्या बोला जाएगा इसको, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्वेश्चन मार्क। Which immunity is provided by monocytes? Always give your answer as humoral immunity. लिम्फोसाइट्स की अगर हम लोग बात करें तो लिम्फोसाइट्स कितने तरह का होता है डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखना। एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक क्या होता है बी लिम्फोसाइट, और दूसरा क्या होता है टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट की अगर हम बात करें, बी से याद रखना फॉर्म या फिर प्रोडक्शन इन बोन मैरो। कहाँ पर होगी इनकी प्रोडक्शन, बोन मैरो में होगी। ठीक है, दूसरे की हम बात करें मैच्यूरेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट, मैच्यूरेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट कहाँ पर होगी, इन बोन मैरो। मैच्यूरेशन बी लिम्फोसाइट इज ऑल्सो इन बोन मैरो। कि यार ये बनी भी बोन मैरो में है और मैच्योर भी कहाँ पर हो रही है, बोन मैरो के अंदर में ही होती हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आप लोग क्या करना, ध्यान में रखना कि बनती कहाँ पे हैं, बोन मैरो में, और मैच्योर भी कहाँ पर होंगी, बोन मैरो में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टी लिम्फोसाइट की। दूसरी कौन सी बात करते हैं, टी लिम्फोसाइट की। ये एक चीज़ आप लोग याद रखना कि ये बनती कहाँ पर है, ये बनती तो क्या है, ये बोन मैरो में। जो हमारी लिम्फोसाइट्स हैं वो कहाँ पर बनती हैं, बोन मैरो में ही बनती हैं। ठीक है, लेकिन जो बी लिम्फोसाइट है वो मैच्योर भी बोन मैरो में ही होगी, लेकिन जो टी लिम्फोसाइट है ये मैच्योर कहाँ पर होती है, मैच्योर इन थाइमस ग्लैंड। कहाँ पर मैच्योर होती हैं, थाइमस ग्लैंड में मैच्योर होंगी। अब ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट कि जो बी लिम्फोसाइट है, ये जो बी लिम्फोसाइट है ये क्या करता है, ये क्या करेगा, कंट्रोल करता है जनरेशन ऑफ एंटीबॉडी, सॉरी फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। थाइमस ग्लैंड की अगर हम लोग बात करें, ये क्या करता है, हेल्पर सेल को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। हाइपर सेल स्टिमुलेशन क्या करेगा, ये हाइपर सेल को स्टिमुलेशन में हेल्प करता है। ये क्या हुए, इनके दोनों सेल्स के फंक्शन हुए। ठीक है, तो अब एक चीज़ याद रखना, एक ने क्या किया, इसने ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड की। क्या की इसने, ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड की। ये क्या करता है, हाइपर सेल, यहाँ से याद रखना क्या करता है, हाइपर सेल
को स्टिमुलेट करता है ये, तो याद रखना सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर ये क्या करता है, एंटीबॉडी के फॉर्मेशन को क्या करता है, कंट्रोल करेगा। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। ये चीज़ भी आप लोग क्या करोगे, याद रखना डियर स्टूडेंट। 3 इम्यूनिटी हुई, ह्यूमरल इम्यूनिटी, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी और कौन प्रोवाइड कर सकता है, बेसोफिल। और कौन कर सकता है, बेसोफिल। लेकिन याद रखना, अगर कोई आप लोगों से पूछ ले कि एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करता है, ऑप्शन में दे दिया जाए बी लिम्फोसाइट और दे दिया जाए बेसोफिल, तो बी लिम्फोसाइट को क्या करना, आप लोग फर्स्ट प्रायोरिटी देना। बी लिम्फोसाइट को क्या करोगे, फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे, और बेसोफिल को क्या करोगे, सेकंड प्रायोरिटी दोगे। अगर अब हम लोग बात करते, अगर हम लोग बात करें टी लिम्फोसाइट की, किसकी बात करोगे, टी लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट ने क्या किया, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड की। और कल मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको कौन और प्रोवाइड करता है, न्यूट्रोफिल। और कौन प्रोवाइड करता है इसको, न्यूट्रोफिल। अगर आप लोगों से ऑप्शन में पूछ लिया जाए कि विच सेल प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, तो टी लिम्फोसाइट को क्या करना है, जो टी लिम्फोसाइट है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देना, और जो न्यूट्रोफिल है उसको सेकंड प्रायोरिटी आप लोग दोगे, ठीक है। ऐसे ही ह्यूमरल इम्यूनिटी की बात करें तो मोनोसाइट के लिए क्या करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी देना। और सेकंड अगर हम लोग बात करें जहाँ पर इजनोफिल, कौन सी होगी, इजनोफिल, उसको आप लोग सेकंड प्रायोरिटी देना। तो लाइफ डिफेंस की जो फर्स्ट लाइन डिफेंस होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन होता है, फर्स्ट लाइन डिफेंस में कौन काम करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली न्यूट्रोफिल, ठीक है। न्यूट्रोफिल काम करेगा ज़्यादातर, और उसके बाद कौन आता है, मोनोसाइट आएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, इन सब चीज़ों को अपने माइंड में रखना, और ये देखते रहना कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा क्या है उसके हिसाब से आप लोगों को प्रायोरिटी वाइज क्या करना है, इनको आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि जो बी लिम्फोसाइट है वो कंट्रोल कैसे करता है एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को। देखना, अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बी लिम्फोसाइट है उसका प्रोडक्शन कहाँ पर हो रहा है, बोन मैरो में हो रहा है। अब ध्यान से देखना, जैसे ही लिम्फोसाइट में भी कौन सा पार्ट, बी लिम्फोसाइट, याद रखना कि इसका प्रोडक्शन कहाँ पर होगा, बोन मैरो में। बोन मैरो में क्या होगा, इसका प्रोडक्शन होगा, ठीक है। बोन मैरो में क्या होता है, इसका प्रोडक्शन होगा। अब ये क्या करता है, बोन मैरो के अंदर जाने के बाद जब वहां पर ये प्रोड्यूस होगा, वहां पर ये एंटीबॉडी स्टिमुलेटिंग, या तो आप लोग एंटीबॉडी बोलो या WBC स्टिमुलेटिंग फैक्टर बोलो, ठीक है। एंटीबॉडी या फिर WBC स्टिमुलेटिंग फैक्टर को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, जो क्या करता है, बी लिम्फोसाइट, उसके बाद क्या करता है, हेल्प इन एंटीबॉडी फॉर्मेशन, हेल्प इन एंटीबॉडी फॉर्मेशन। और ऐसे ही हमारा क्या करता है, हेल्प न्यूट्रोफिल भी हेल्प करेगा एंटीबॉडी की फॉर्मेशन में, ठीक है। ये चीज़ याद रखना कि क्या होगा, हेल्प इन एंटीबॉडी फॉर्मेशन में, और क्या करता है, ये हेल्प करेगा, ठीक है। बोन मैरो के अंदर क्या हुआ, एंटीबॉडी बनने के लिए इसने क्या कर दिया, बी लिम्फोसाइट ने WBC स्टिमुलेटिंग फैक्टर को इंक्रीज किया। बी लिम्फोसाइट हेल्प इन एंटीबॉडी फॉर्मेशन, ये क्या करता है, WBC को बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट करने लग जाता है, जिसके बाद क्या होगा, WBC का प्रोडक्शन
हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा याद रखना आप लोग, जो टी लिम्फोसाइट है, जो टी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट और क्या काम करता है, ध्यान से देखना। CD4 सेल एक्टिवेशन, दूसरा क्या आता है, CD4 सेल एक्टिव, सॉरी CD4 नहीं, CD8 सेल एक्टिवेशन, और थर्ड वन क्या आता है, टी सप्रेसर सेल एक्टिवेशन। ठीक है, देखना आप CD4 सेल एक्टिवेट, ये CD8 सेल एक्टिवेशन में क्या होगा। सबसे पहले मान लो कि हमारे पास एक ये एंगल हुआ, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 1, 4। मतलब क्या है कि इनके पास क्या होती हैं, 4 क्या है, पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर क्या करते हैं, अपने आप को स्टक अप रखती हैं एक सेल के, एक या ब्लड वेसल्स के ऊपर या टिश्यूज के ऊपर, सॉरी किसके ऊपर, टिश्यूज के ऊपर क्या करेंगे, अपने आप को स्टक अप करेंगे। ठीक है, ये क्या करती हैं, आइडेंटिफाई द एंटीजन, आइडेंटिफाई द एंटीजन, आइडेंटिफाई द एंटीजन, क्या करती हैं ये, एंटीजन को आइडेंटिफाई करेंगी। ठीक, अब जैसे ये एंटीजन को आइडेंटिफाई करेंगी, ये क्या करती हैं, ये क्या कर देंगी, गिव इंफॉर्मेशन टू, गिव इंफॉर्मेशन टू CD4 सॉरी CD8 सेल्स को क्या कर देंगी, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगी। किसको प्रोवाइड करेंगे इंफॉर्मेशन, CD8 सेल्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगी। उसके बाद अब ये क्या होगा, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर CD4 सेल एक्टिवेट हो चुकी हैं। इसी के बाद इन्होंने क्या किया था, CD8 सेल को इन्फॉर्म किया था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो CD8 सेल है एक्ट एज, और आप लोग क्या लिख सकते हो, मैक्रोफेजिक एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय CD8 सेल्स, और किस में, वायरल इन्फेक्शन में, कौन से में, वायरल इन्फेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि टी सप्रेसर सेल एक्टिवेट क्या होगा। ध्यान से देखना, सप्रेस मतलब कम कर देना, डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ, ये किसकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर देती है, डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ CD8 सेल। फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, CD8 सेल क्या हो रखी थी, एक्टिवेट हो रखी थी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, अब हमारी बॉडी में क्या हो गया, वायरल इन्फेक्शन क्या हो गया, बिल्कुल कम हो गया है, या फिर डिक्रीज हो गया है, या फिर जो वायरल इन्फेक्शन इतना कम हो चुका है कि इससे हमारे जो फर्स्ट लाइन जो मैनेजमेंट था, या फर्स्ट लाइन मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का, डिफेंस मैकेनिज्म जो था फर्स्ट लाइन का, वो क्या कर सकता है, इसको ट्रीट कर सकता है। उस कंडीशन में अब CD8 सेल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये क्या करेंगी, अब यहाँ पर टी सप्रेसर सेल एक्टिवेट, टी सप्रेसर सेल क्या हो जाएगी, एक्टिवेट होगी, एंड डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ CD8 सेल, डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ CD8 सेल। ठीक है, ये आप लोग चीज याद रखना कि है क्या, कि CD4 सेल तो एक्टिवेट कैसे हुई, कि इसने एंटीजन को क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद क्या किया इसने, CD8 सेल को क्या कर दिया, इंफॉर्मेशन दे दी कि हमारी बॉडी में क्या है, कोई एंटीजन आ चुका है, कि हमारी बॉडी में क्या है, एंटीजन आ चुका है। अब आप लोग क्या करो, आप अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करो, और क्या करती है, वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में हेल्प
करती है। अगर आप लोगों ने यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देखा है ऐसा, तो CD8 सेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और ऐसा ही क्या होगा नीचे की तरफ, 2 3 4 5 6, देखिए 8। ये किसकी स्ट्रक्चर होती है, CD8 सेल की स्ट्रक्चर हम लोगों को दिखाई देगी। ये तीन चीज़ें हम लोग देखते हैं कि टी लिम्फोसाइट में क्या है कि CD4 सेल का एक्टिवेशन होगा, CD8 सेल का एक्टिवेशन होगा, और टी सप्रेसर सेल क्या होती है, कैसे काम करती हैं। CD4 सेल का नंबर कितना होता है, 500 से 1500 पर mm³, 500 से 1500 पर mm³। CD8 सेल्स का कितना होता है, 400 से 800 पर mm³, 400 से 800 पर mm³। ठीक है, ये दो क्या होते हैं, हमारे नंबर होते हैं CD4 सेल के, और CD8 सेल के नंबर होंगे। जो CD4 सेल है ये 1500 से 500 होगी। अगर हम रेशियो चेक करें, रेशियो ऑफ CD4 और CD8 सेल, तो यहाँ पर CD4 सेल तो कितनी होंगी, 2, और CD8 सेल कितनी होंगी, 1। लेकिन अगर HIV किसी को हो जाए, किसी पेशेंट को, तो CD4 सेल 1 रह जाएगी कंपैरिजन में, और CD8 सेल कितनी रह जाती हैं, 2। ठीक है, ये आप लोग याद रखना, इजी सी एक ट्रिक है। ठीक है, ये क्या हो जाती है, आप लोग इसको क्या कर सकते हो, असेस कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, अब देखो टी लिम्फोसाइट था, और टी लिम्फोसाइट ने क्या किया था, क्या करती थी टी लिम्फोसाइट, हमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती थी। क्या करती थी ये, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या करती थी, ये प्रोवाइड कर रही थी। ठीक है, अब साथ में क्या आ गया, टी सप्रेसर CD8 और CD4। जब आप लोग क्या करते हो, इन सब का जब आप लोग देखते हो, तो होता क्या है, ध्यान से देखना, ये भी कंबाइन हुआ, CD8 भी कंबाइन हुआ, और CD4 सेल भी क्या हुई है, यहाँ पर कंबाइन हुई हैं। इसका मतलब ये क्या करती हैं, प्रोमोट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, प्रोमोट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को क्या करती है, ये प्रमोट करती। ठीक है, ये आप लोग याद रखना कि विच सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मीडिएटेड या फिर प्रमोशन ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो ऑलवेज गिव आंसर। अगर ऑप्शन में बोल दिया जाए डायरेक्ट कि टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, इजिनोफिल, तो कौन सी होती है, वो टी लिम्फोसाइट हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करते हैं अदर WBCs के बारे में। क्या करते हैं, अदर WBCs के बारे में। देखना अदर WBC के बारे में, अदर WBC। सबसे पहले याद रखना मास्ट सेल, कौन सी सेल होगी, मास्ट सेल। देखो यार एक्चुअल में होता क्या है, ये जो मास्ट सेल हैं ये होती क्या है, सेम एज बेसोफिल, सेम एज बेसोफिल। ठीक है, क्या करेंगे, बेसोफिल की तरह काम करेंगी। तो दूसरी एक चीज याद रखना, जब ये बेसोफिल की तरह काम करेंगी, तो ये बेसोफिल क्या करता था, हिस्टामिन का और हिपेरिन का क्या करवाता था,
एक मिनट, यहाँ पर हिपैरिन नहीं, इंसुलिन। क्या आएगा? इंसुलिन। हिस्टामिन और इंसुलिन का क्या करवाता है ये? क्या लेवल को क्या करता है? बढ़ाने का काम करता है। कौन? बेसोफिल। लेकिन जो मास्ट सेल है, जो ये मास्ट सेल है, ये क्या करती है? ध्यान से देखना। एक तो कहाँ पर मिलती है? एपिथेलियल लाइनिंग पे मिलेगी, एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ बॉडी। और क्या बोल सकते हो आप लोग? अपर स्किन लेयर, अपर स्किन लेयर, अपर स्किन लेयर। और कौन सी होती है वो? एपिडर्मिस। क्या होती है? एपिडर्मिस। दूसरा, इनर लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, इनर लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। ये दो पर मिलती है हमें। पहला तो क्या हुआ, जो हमारी आउटर लेयर है स्किन की, उससे मिलता है एपिथेलियल लाइनिंग बोलो। दूसरा, इनर लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। ये मास्ट सेल क्या करती है? प्रोटेक्शन फ्रॉम स्किन इन्फेक्शन। याद रखना डियर स्टूडेंट्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम स्किन इन्फेक्शन। लेकिन अगर मास्ट सेल बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाए तो ये कफ को क्या करती है? स्टिमुलेट करती है। ये तो हुई हमारी मास्ट सेल के बारे में बात। दूसरी, अब हम लोग बात करते हैं डेंड्राइटिक सेल। कौन सी सेल के बारे में बात करते हैं? डेंड्राइटिक सेल। डेंड्राइटिक सेल देखो, याद रखना, फाउंड इन एपिडर्मिस ऑफ स्किन। कहाँ पर मिलती हैं ये? स्किन के एपिडर्मिस में मिलती हैं। दूसरा क्या होता है? ये क्या मिल सकती है? फाउंड इन इंटेस्टिनल लाइनिंग में मिल सकती है, इंटेस्टाइनल लाइनिंग में क्या हो सकती है? ये मिल सकती है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करें, पहला तो हुआ कि क्या हुआ, ये फाउंड इन द एपिडर्मिस ऑफ द स्किन। दूसरा क्या? इंटेस्टिनल लाइनिंग में मिल सकती है आप लोगों को। ये कैसी सेल्स होती हैं यार? ये एक ऐसी स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं। क्या होती हैं? ये ऐसी स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं, स्पेशलाइज्ड सेल विच promote the activity of कौन सी सेल्स की एक्टिविटी को प्रमोट करेंगी? ये लैंगरहैंस सेल्स, लैंगरहैंस सेल्स। क्या हुआ ये? एक तो ये क्या होगा? एपिडर्मिस ऑफ स्किन, वहाँ पर मिलता है इंटेस्टिनल कैविटी के साथ साथ ये रेस्पिरेटरी कैविटी में भी मिलता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी लाइनिंग में भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। दूसरा ये क्या करता है? ये ऐसी एक स्पेशलाइज्ड सेल है जो लैंगरहैंस सेल्स की एक्टिविटी को क्या करती हैं? इंक्रीज करती हैं। ये लैंगरहैंस सेल्स क्या होती हैं? नेक्स्ट पॉइंट डाल लेना इसको, लैंगरहैंस सेल्स को। ये कैसी सेल्स होती हैं? ये क्या करती हैं? विच आइडेंटिफाई, मान लो, देखो ध्यान से सुनना, अब किसी ने मेरे को क्या हुआ, गुस्से में आकर के पकड़ लिया, जोर से मेरे हाथ को क्या किया? टाइटली पकड़ा है। उस कंडीशन में क्या होगा? अब हमें पता है कि किसी ने गुस्से में क्या किया है? हाथ पकड़ा है और हाथ को मोड़ रहा है, किस एक्टिविटी में वो क्या कर रहा है? आपसे आपको टच कर रहा है। दूसरा क्या होता है? किसी, जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, वो बड़े प्यार से क्या करते हैं? हमें टच करते हैं। हमें क्या होता है? प्यार की अनुभूति होती है, लव अफेक्शन हमें क्या होता है? उसमें देखने को मिलता है कि हाँ, मुझे किसी ने टच किया है, कि कोई मेरे को क्या कर रहा है? लव कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं, अगर आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लड़का एक लड़के को टच करता है तो उसको पता चल जाता है कि लड़के के हाथ हैं या लड़की के हाथ हैं। ठीक है, मतलब सेक्सुअल को क्या, सेक्सुअल जेंडर या जो सेक्सुअलिटी है उसके बेस पे वो क्या कर सकता है?
किसके बेस पे? इन लैंगरहैंस सेल्स के बेस पे वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि जिसके साथ मैंने हाथ मिलाया है वो लड़का है या फिर लड़की है। ऑन टच क्या कर सकता है ये? किस किस को क्या कर सकता है? टच को कंफर्म कर सकता है, एंगर को कंफर्म कर सकता है, लव को कंफर्म कर सकता है। ऑन टचिंग, ऑन टचिंग ये कहाँ पर मिल सकती हैं? हथेलियों पे मिलती हैं, फुट सोल पे मिलती हैं, ठीक है। ये लीवर में क्या रहती हैं? स्टोर रहती हैं। किडनी में क्या रहती हैं? ये स्टोर रहती हैं, ठीक है। लैंगरहैंस सेल्स विच आइडेंटिफाई टच, लव और एंगर ऑन क्या रहता है? ये ऑन तो टचिंग पाम, फुट सोल लीवर में स्टोर रहती हैं और कहाँ पर स्टोर रहती हैं? किडनी में स्टोर रहती हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और क्या काम करती है लैंगरहैंस सेल्स। एक तो इसने काम कर दिया टच, एंगर, लव। ऑन टचिंग पे क्या होता है इसको? दूसरा क्या करता है ये? एक्ट एज फैगोसाइटोसिस, एक्ट एज फैगोसाइटोसिस, ठीक है। फैगोसाइटोसिस में हेल्प करेगा। दूसरा क्या लिख सकते हो आप लोग? प्रोमोट फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म, प्रोमोट फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म को क्या करता है? ये प्रोमोट भी करता है, ठीक है। प्रोमोट फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म क्यों? क्योंकि फैगोसाइटोसिस का क्या करता है? ये एक्टिविटी परफॉर्म करता है। आप लोगों की पहली सेल हुई थी कौन सी? मास्ट सेल, दूसरी सेल हुई डेंड्राइटिक सेल और तीसरी सेल हो गई लैंगरहैंस सेल्स। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं किलर सेल। कौन सी सेल होती हैं? किलर सेल। ध्यान से देखना कि किलर सेल क्या होती है। किलर सेल बोलो या फिर पी कूफर सेल्स। कूफर सेल बोल सकते हो, पी साइलेंट होता है इसके अंदर। क्या होता है इसके अंदर? पी साइलेंट होता है। आप लोग इसको क्या बोल सकते हो? डायरेक्ट कूफर सेल्स आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। पी कूफर सेल्स या कूफर सेल। पी क्या होता है इसके अंदर? साइलेंट होता है, ठीक है। याद रखना जो किलर सेल है या पी कूफर सेल जो है फाउंड इन लीवर। कहाँ पर मिलता है? फाउंड इन लीवर। याद रखना हमारा एक लीवर ही एक ऐसा ऑर्गन है जिसके पास कभी भी ढंग से प्यूरिफाइड अमाउंट में ऑक्सीजन या फिर जो ब्लड है वो ऑक्सीफाइड ब्लड वहाँ पर नहीं जाता। देखो ध्यान से सुनना कि हमारे पास क्या होता है, लंग उसमें हार्ट में ब्लड आता है, वो फिल्टर वगैरह होकर लंग्स के थ्रू क्या करता है? पास आउट होना स्टार्ट होता है, इंटेस्टिनल कैविटी में जाता है, किडनीज के थ्रू जा रहा है, फिर वो लीवर में आता है और वो साथ साथ क्या करता है? सारे वेस्ट मटेरियल को क्या करता है? लेकर के आता है और लीवर के पास क्या करता है? पोर्टल वेन के थ्रू क्या हो जाता है? उसमें आ जाता है। अब उसके पास ऑक्सीफाइड ब्लड नहीं है, उसके पास कोई भी ऑक्सीफाइड ब्लड नहीं है। अब उसके अंदर कोई भी टॉक्सिक मटेरियल भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कोई टॉक्सिक मटेरियल भी हो सकता है। जो ये किलर सेल होंगी जो फाउंड इन लीवर, कहाँ पर मिलती हैं? लीवर में मिलती हैं। अगर वहाँ पर कोई भी इन्फेक्टेड एजेंट प्रेजेंट है, इन्फेक्टेड एजेंट प्रेजेंट है तो क्या करेगी ये? किल बाय पी कूफर सेल, पी कूफर सेल। और यही सेल रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ लीवर, जो हमारे लीवर की क्या करती हैं? स्मूथ फंक्शनिंग में क्या करती हैं? हेल्प करती हैं, फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ लीवर। ये आप लोग याद रखना कि किलर सेल या पी कूफर सेल क्या है? जो लीवर में मिलती है, जो लीवर के जितने भी इन्फेक्टेड मटेरियल वगैरह होंगे उसको किल आउट करके, या जो वहाँ पर इन्फेक्टेड एजेंट होंगे, जो पैथोजेंस वगैरह होंगे, उसको क्या करेंगे? वहाँ से बाहर निकाल देंगे। और वहाँ से बाहर निकालने के बाद क्या करते हैं? स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ लीवर को क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट अब हम सेल को देखते हैं कि मैं कितनी जगह पे बता चुका हूँ आप लोगों को कि एंटीबॉडी फॉर्मेशन होता है, कहीं पर WBC स्टिमुलेटिंग फैक्टर आता है, कहीं पर एंटीबॉडी स्टिमुलेटिंग फैक्टर आता है। अच्छा, ये आता कैसे है? कि आता कैसे? अब हम एक तो हम लोगों ने देखा
कि WBC का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ध्यान से देखते जाना प्लीज डियर स्टूडेंट। ठीक है, एक तो WBC का फॉर्मेशन कैसे हुआ, दूसरा आता है कि एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कैसे हुआ। अब इन्हीं WBC के अंदर की अगर हम बात करें तो लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है, लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है। अगर लिम्फोसाइट के नंबर क्या हो जाएं, कम हो जाएं, अगर लिम्फोसाइट के क्या हो जाए, नंबर कम हो जाए, तो होगा क्या इस कंडीशन में, जब नंबर कम होंगे तो वहां पर प्लाज्मा सेल क्या हो जाती हैं, एक्टिवेट हो जाएंगी और वहां पर लिम्फोसाइट स्टिमुलेटिंग फैक्टर, लिम्फोसाइट स्टिमुलेटिंग फैक्टर वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आप लोग क्या करना, याद रखना। अब बात करते हैं, ये तो क्या हुआ, प्लाज्मा सेल इंक्रीज हुई, लिम्फोसाइट स्टिमुलेटिंग फैक्टर एक्टिवेट हुआ, तो क्या हो गया, लिम्फोसाइट फॉर्मेशन। लिम्फोसाइट का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करते हैं एंटीबॉडी के फॉर्मेशन के बारे में, एंटीबॉडी फॉर्मेशन के बारे में। मैंने बोला कि जैसे ही एंटीजन हमारी बॉडी में आएगा, एंटीजन कहां पर आया, ब्लड में आया, तो जो न्यूट्रोफिल होगा, सॉरी न्यूट्रोफिल नहीं, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, वो दोनों क्या होंगे, एक्टिवेट करेंगे, एक्टिवेट एंटीबॉडी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, एंटीबॉडी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, और यहां से क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी फॉर्मेशन इंक्रीज, एंटीबॉडी फॉर्मेशन इंक्रीज। और WBC की फॉर्मेशन के लिए एक हार्मोन हेल्पफुल होता है, कौन सा, सबको पता है, सॉरी याद रखना, WBC के लिए क्या होता है, जो हमारे पास T लिम्फोसाइट होंगी और B लिम्फोसाइट होंगी, वो क्या करती हैं, WBC स्टिमुलेटिंग फैक्टर को, या आप लोग क्या कर सकते हो, ल्यूकोसाइटिक स्टिमुलेटिंग फैक्टर को क्या करते हैं, इंक्रीज करेंगे। जैसे ही फैक्टर ये इंक्रीज होगा, WBC का क्या हो जाता है, प्रोडक्शन हो जाता है, WBC का क्या हो जाता है, प्रोडक्शन हो जाता है। ये आप लोगों को WBC के बारे में डिस्कस हुआ। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर नहीं दिख रहा होगा आज, यार लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है इसमें। ठीक है, तो ये सब क्या है, आप लोगों का WBC के बारे में हो गया। मैंने पहले आप लोगों को WBC का इंट्रोडक्शन दिया, जब सेलुलर कंपोनेंट के बारे में पढ़ा था, उसके बाद फिर हम लोगों ने WBC और प्लेटलेट और RBC के बारे में डिटेल से पढ़ लिया। अब देखना डियर स्टूडेंट कि जो WBC है, अब WBC के क्या क्या रहते हैं हमारे पास, एक तो WBC के डायग्नोस्टिक टेस्ट रह गई, और उसके बाद हमारा क्या रहता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट रहता है, उसके बाद जो डिजीज कंडीशन आती हैं, प्लेटलेट की डिजीज कंडीशन भी क्या रहती है, हमारी बची हुई है। जो कैंसर्स वगैरह में जो WBC की कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, ये आइडेंटिफाई कर सकता है कि कौन सी इन्फेक्शियस डिजीज है या कोई ऐसा इन्फेक्शन है बॉडी के अंदर जो WBC के नंबर को बढ़ा रहा है या फिर इंक्रीज करता है, ठीक, सॉरी कम करता है। अगर WBC का नंबर कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, हमारी इम्यूनिटी वीक हो चुकी है, हम हायर रिस्क पे चले गए इन्फेक्शन के। अगर WBC बढ़ी हुई हैं तो इसका मतलब क्या है, हमारी बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन क्या है, प्रेजेंट है। अब उस इन्फेक्शन को कम करने के लिए WBC क्या कर लेते हैं, अपने नंबर को बढ़ा लेती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में, वो हमारा क्या होगा, वो क्या होगा, हमारा लैब डायग्नोसिस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तक देखो ध्यान से कि हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या है, कि हमने
पढ़ा क्या क्या है, ठीक है। देखो अब कि हमने पढ़ा क्या क्या है अभी तक। अभी तक हमने हेमेटोलॉजी में क्या क्या पढ़ा है। इंट्रोडक्शन पढ़ा। इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा, ब्लड के बारे में पढ़ा। ब्लड के बारे में क्या क्या पढ़ा, प्लाज्मा पढ़ लिया हम लोगों ने। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा सेलुलर कंपोनेंट। क्या पढ़ा, सेलुलर कंपोनेंट। अब सेलुलर कंपोनेंट के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सेलुलर कंपोनेंट में सबसे पहले आरबीसीज। क्या पढ़ा, आरबीसीज। क्या क्या पढ़ा आरबीसीज के बारे में, सबसे पहले हम लोगों ने हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ा। आरबीसीज के शेप कैसी है, स्ट्रक्चर कैसी है, कंपोनेंट क्या क्या है, लैब डायग्नोसिस क्या क्या है, इसके फंक्शन क्या है। उसके बाद डिजीज कंडीशन क्या है। उसके बाद डिजीज कंडीशन क्या है। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन का। हम लोगों ने पढ़ा स्ट्रक्चर, फंक्शन, पोरफायरिन रिंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। रेड कलर ऑफ हीमोग्लोबिन के बारे में भी हम लोगों ने क्या किया है, पढ़ा है। रेड कलर ऑफ हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ा। अब देखो ये आरबीसीज के बारे में हुआ। फंक्शन, डिजीज कंडीशन, लैब डायग्नोसिस, ये सब हम लोग क्या कर सकें, पढ़ लिया है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा प्लेटलेट के बारे में। क्या पढ़ा उसके बाद, प्लेटलेट के बारे में। इसका भी क्या किया, शेप, स्ट्रक्चर, कंपोनेंट, डायग्नोसिस, हम लोगों ने क्या किया है, पढ़ा है। लेकिन अभी तक डिजीज कंडीशन हम लोगों ने नहीं पढ़ी है। डिजीज कंडीशन हम लोगों ने नहीं पढ़ी है, ठीक है। और हम लोगों ने फिर डब्ल्यूबीसीज में क्या किया है, रेड पेन नहीं यूज करेंगे यार हम, रेड कैसे दिखता नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, डब्ल्यूबीसीज में हम लोगों ने क्या किया, इसके टाइप्स को पढ़ लिया, ठीक है। इसके फंक्शन को पढ़ लिया, शेप, स्ट्रक्चर को पढ़ लिया। अब इसके क्या रहते हैं, लैब डायग्नोसिस रहता है। इसका क्या रहता है, लैब डायग्नोसिस रहता है। और दूसरा क्या रहता है, डिजीज कंडीशन प्लेटलेट की। दो तो ये रहती हैं। और एक लास्ट में आप लोगों का टॉपिक बच जाएगा ब्लड ग्रुपिंग और फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स और फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, ठीक है। ये दो चीज़ें आप लोगों की क्या रहती हैं, बच जाएंगी। फिर हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तक आप लोग देखो मैंने सब बता दिया कि हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है। पजल मत होना, इतना हम लोग क्या कर सके, क्या कर लिया अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और अच्छे से अब लोग आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ना कि कैसे इनको रिवाइज करना है। कोई भी प्रॉब्लम लगे कमेंट सेक्शन में आप लोग क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो।